सुप्रीम मेडिसिन गॉड सिस्टम। अध्याय 1। दोपहर 2:18 बजे शांगनान शहर के पैरेट ब्रिज के नीचे हवा में लगातार एक नाराजगी भरी दहाड़ गूंज रही थी। सड़े केले, बदबूदार बच्ची, मैं तुम्हें भूत बनकर भी नहीं छोड़ूंगा। इस व्यक्ति का नाम वांग युदाओ था, जो इस साल 22 साल का हुआ था। वह समाज के सबसे निचले पायदान पर संघर्ष कर रहा एक गरीब, हारा हुआ इंसान था। कभी भी ऊंची जगहों पर खाने पीने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हर दिन उसे खर्च कम करना पड़ता था और कभी कभार बारबेक्यू भी उसके लिए एक विलासिता थी। हालांकि वह एक दयनीय जीवन जी रहा था, फिर भी उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह अपनी जिंदगी बदल सकेगा, अमीर और खूबसूरत लोगों के साथ कदम मिला सकेगा और खूबसूरत और धनी लोगों को गले लगा सकेगा। लेकिन आज सुबह ही उसकी नौकरी चली गई। एक छोटी सी सुरक्षा गार्ड की नौकरी छूटना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन ग्रामीण इलाकों से आए वांग युदाओ के लिए बिना किसी सहारे के इस विशाल शहर में रहने के लिए जगह ढूंढना वाकई मुश्किल था। कम से कम वह एक डिप्लोमा प्राप्त कॉलेज ग्रेजुएट तो था। सुरक्षा गार्ड बनने के लिए अपना चेहरा किनारे रखना पहले से ही एक मजबूरी थी। किसे पता था कि उसकी प्रेमिका, जिसे उसने कॉलेज के आखिरी साल में आखिरकार अपना दिल जीत लिया था, कल अचानक उसे छोड़ देगी। उसने दावा किया कि उस समय वह अंधी थी और सोच रही थी कि वांग युदाओ एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन तथ्यों ने साबित कर दिया कि वह बस एक बेकार स्टॉक था। उसने उसे बेकार समझा, अपनी जवानी के 1 साल से ज्यादा बर्बाद करने का पछतावा किया और कहा कि उसे पहले ही एक बेहतरीन स्टॉक मिल चुका है। ब्रेकअप से गहरा सदमा लगने और अपनी एकमात्र सहारा देने वाली प्रेरणा खोने के कारण वांग युदाओ का काम में मन नहीं लग रहा था। कल अपनी रात की शिफ्ट के दौरान अपनी लापरवाही के कारण उसने एक चोर को चुपके से घुसते हुए नहीं देखा, जिसके परिणामस्वरूप समुदाय के निवासियों की बहुत सारी संपत्ति का नुकसान हुआ। संपत्ति प्रबंधन कंपनी ने गुस्से में उसे नौकरी से निकाल दिया। अब वह पूरी तरह से एक दोहरा हारे हुए युवक बन गया था। शुरुआत में उदास वांग युदाओ बस अपना दिमाग शांत करने के लिए टहलने जाना चाहता था। वह बिना सोचे समझे चलते हुए अनजाने में तोते के पुल की रेलिंग पर चढ़ गया, कुछ देर ऊपर बैठने का इरादा रखते हुए। लेकिन ज्यादा देर आराम भी नहीं कर पाया था कि पीछे से एक खिलखिलाहट की आवाज आई और फिर उसके नितंब में बेवजह दर्द हुआ। वह अपना संतुलन खो बैठा और गिर पड़ा। वह एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी, लगभग 5-6 साल की, दोनों हाथों में आइसक्रीम लिए उसे बड़े चाव से चाट रही थी। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी, लेकिन वांग युदाओ की नज़रों में उसका दिल किसी शैतान जैसा भयानक था। उसे सबसे ज्यादा उदास उस बच्ची के शब्दों ने किया, तुम बदकिस्मत भूतनी, सच में बेकार हो। खैर, इस दुनिया में रहते हुए तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगी। लगता है आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं है, तो चलो मैं तुम्हें धक्का देता हूँ और आज़ाद होने के लिए जल्दी मरने में तुम्हारी मदद करता हूँ। उसके नितंब पर हाथ मारने की यही वजह थी। अरे, ये क्या बकवास थी। वांग युदाओ गुस्से से भर गया। एक धमाके के साथ वह गुस्से और अनिच्छा से पीली नदी में गिर पड़ा। जिस क्षण उसकी सांसें थमने वाली थीं, उसे लगा कि उसकी मृत्यु बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से हुई है और वह बता नहीं सकता कि उसे कितना दुख हुआ। हारे हुए लोगों के बीच उसके लड़ाकू विमान को अंततः उड़ान भरने का मौका ही नहीं मिला। इस जीवन के बारे में सोचकर उसे बहुत पछतावा हुआ और उसे राजा यम से भी कुंवारी अवस्था में मिलना पड़ा। अगर राजा यम उसे इतना निकम्मा समझकर नापसंद करते और उसे पुनर्जन्म का एक और मौका नहीं देते, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। अचानक धातु जैसी आवाज के साथ वांग युदाओ अचानक जाग गया। डिंग! सर्वोच्च ईश्वर सृजन योजना सक्रिय हो गई है। मेजबान वांग युदाओ ने जीवन मृत्यु परीक्षण पास कर लिया है और डीएनए बाइंडिंग सफल रही है। व्यापक क्षमता का पता लगाने के बाद सर्वोच्च औषधि देव प्रणाली प्राप्त करने के लिए बधाई। वांग युदाओ ने भावशून्य दृष्टि से चारों ओर देखा। वह किसी अस्पताल में एक साधारण शांत सफेद वार्ड में प्रतीत हो रहा था। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसे आईवी ड्रिप लग रही थी। क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? वांग युदाओ ने जल्दी से अपना गाल चुटकी से दबाया। आउच! जब उसे दर्द हुआ तो उसने पुष्टि की कि वह वास्तव में मरा नहीं है। तुरंत उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण, अति प्रसन्न मुस्कान फैल गई। हालांकि अगले ही पल जब उसने फिर से वह ठंडी आवाज सुनी तो उसका चेहरा तुरंत करेला बन गया। अब नौसिखिया मिशन जारी है। मेजबान को 2 घंटे के भीतर 1500 मिलीलीटर ग्लूकोज इंजेक्ट करना होगा। यदि मिशन सफल रहा तो 10 मेडिसिन गॉड पॉइंट्स पुरस्कृत किए जाएंगे। यदि मिशन विफल हो जाता है तो सिस्टम 3 मिनट में अपने आप फट जाएगा और मेजबान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उसने अपने दिमाग में कहीं से एक चमकती हुई स्क्रीन देखी, जिसमें न केवल उल्टी गिनती थी बल्कि एक मिशन प्रगति पट्टी भी थी। नीला पूरा होने का संकेत दे रहा था और लाल अधूरा होने का। क्या बात है, यह कोई सपना नहीं है। वांग युदाओ को शुरू में लगा कि उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन उल्टी गिनती लगातार कम होती देख अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ भी पूछे। उसे पूरा यकीन था कि उसके अंदर एक बहुत ही भयानक, लेकिन साथ ही बहुत खतरनाक चीज है।
अगर वह नौसिखिया मिशन पूरा नहीं कर पाया तो वह चूर चूर हो जाएगा। मौत से बाल बाल बचकर वांग युदाओ, जिसे खुद को बेहद खुशकिस्मत समझना चाहिए था, बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह इतना डरा हुआ था कि उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, उसका दिमाग चकरा गया। उसके पास ये सोचने का भी वक्त नहीं था कि उसके शरीर में ये रहस्यमय सिस्टम क्यों है या इसका क्या इस्तेमाल है। अब उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी जान बचाना था। आईवी बैग से इतनी धीमी गति से टपकता देखकर वांग युदाओ चिंतित हो गया और उसने जल्दी से उसे सबसे तेज गति पर सेट कर दिया। ग्लूकोज 132-1500। वांग युदाओ ने आईवी बैग पर लगे लेबल की तरफ देखा। उसका चेहरा अभी भी चिंता से तमतमा रहा था और वह बुदबुदाया, अच्छा हुआ कि मैं डिहाइड्रेटेड हूँ और अब मुझे सलाइन ग्लूकोज सॉल्यूशन मिल रहा है। ये बैग 500 मिलीलीटर का है। इस रफ्तार से इसे पूरा करने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। मुझे 2 घंटे में 3 बड़े बैग पूरे करने हैं, समय बहुत कम है। और इसमें सलाइन भी मिला हुआ है। मुझे नहीं पता कि इस मिशन के लिए 1500 मिलीलीटर सिर्फ ग्लूकोज ही होना चाहिए या नहीं। लेकिन उस छोटी बच्ची का क्या? उसकी इस मुश्किल की वजह वह मरी हुई बच्ची थी। अगर वह अपराधी पकड़ा नहीं गया तो क्या होगा? और आज के ज़माने में आम लोग अस्पताल में भर्ती होने का खर्च नहीं उठा सकते, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। वह तो एक बेचारा जिसके पास नौकरी भी नहीं है। कुछ सोचने के बाद वांग युदाओ ने उस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि आईवी बैग में सलाइन लगभग खत्म हो चुकी थी। अरे नहीं, काफ़ी नहीं, काफ़ी नहीं। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, अपना दिल कड़ा किया और जल्दी से गर्दन आगे करके दरवाजे के बाहर चिल्लाया, कोई मर गया, कोई मर गया। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, वार्ड का दरवाज़ा जोर से खुल गया। एक नर्स तेजी से अंदर आए, उसके चेहरे पर अभी भी चिंता के भाव थे। वह बेतरतीब ढंग से चिल्ला रही थी, कौन कौन मरा, कौन मरा? लेकिन जब उसकी नज़र वांग युदाओ पर पड़ी तो उसने तुरंत भौहें चढ़ाईं और झुंझलाहट से कहा, ये फिर से तुम हो, आत्महत्या करने वाले। आत्महत्या? वांग युदाओ के पेट में शब्दों की भरमार थी, लेकिन इस पर वह तुरंत बोल नहीं पाया। नर्स यंग मिस, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? वांग युदाओ ने चारों ओर देखा, फिर उसका चेहरा काला पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि वार्ड में वह अकेला था। उसने अपनी नाक की नोक की ओर इशारा किया, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? बकवास, अगर तुम नहीं तो फिर कौन? 7 फुट का एक गरिमामयी आदमी सचमुच नदी में कूदकर आत्महत्या कर रहा है। पूछने की जरूरत नहीं, उसकी प्रेमिका जरूर किसी के साथ भाग गई होगी। ये नस लंबी नहीं थी, थोड़ी दुबली पतली लग रही थी, पतले होंठ थे जो बता रहे थे कि वह कितनी सख्त है। उसने आंखें घुमाईं, वांग युदाओ को तिरस्कार से देखा, लेकिन अगले ही पल वह अचानक चिल्ला उठी, आह, तुम मरना चाहते हो? तुम यहाँ नहीं मर सकते। वह आगे बढ़ी, वांग युदाओ का हाथ पकड़ा और लापरवाही से आईवी ड्रिप की गति धीमी कर दी। बाह बाह, कोई वर्जना नहीं। मौत की ये बातें क्या हैं? वांग युदाओ ने अवाक भाव से नस को देखा, लेकिन मन ही मन उस अजीब ज़ियाओपी हाई को अनगिनत बार कोसा। उसने सोचा कि किस परिवार ने अपने बच्चे पर नज़र नहीं रखी होगी। अगर वह ज़ियाओपी हाई के हाथों अन्यायपूर्ण तरीके से मर जाए तो क्या यह उसके साथ अन्याय नहीं होगा? मैं तुमसे कह रही हूँ, मैंने आत्महत्या नहीं की, किसी ने मुझे नीचे धकेला था। हालांकि उसकी प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया था। वांग युदाओ आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाएगा। अगर उसकी ऐसी ही छवि बनी रहे तो वह फिर कभी लोगों का सामना कैसे कर पाएगा? क्या उसे किसी परिचित से मिलने पर अपना चेहरा ढककर भागना नहीं पड़ेगा? उसने नस का हाथ झटक दिया, फिर वांग युदाओ ने अपनी गति सबसे तेज कर ली, नस को बोलने का मौका ही नहीं दिया और तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। मेरा शरीर दूसरों से अलग है, मुझे तेज चलना होगा वरना मैं सचमुच यहीं मर जाऊंगा। नस ने आश्चर्य से वांग युदाओ को देखा और मन ही मन सोचा कि यह व्यक्ति सचमुच बीमार है। अरे, और उसे धक्का देकर गिरा दिया गया। अगर उसे सचमुच धक्का दिया गया था तो पुलिस संदिग्ध को क्यों नहीं पकड़ पाई? पता है, ये हत्या है। मैंने जो कहा वह सच है, एक छोटी लड़की ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। वांग युदाओ ने हाथ फैलाकर ऐसे व्यक्ति को समझाया कि वह उस पर विश्वास क्यों नहीं करेगी। एक छोटी बच्ची, कितनी उम्र की? नज ने अपनी बाहें क्रॉस की और आंखों के कोने से वांग युदाओ की तरफ देखा। उसे साफ तौर पर यकीन नहीं हो रहा था। उफ, लगभग इतनी बड़ी, लगभग 5 या 6 साल की। वांग युदाओ ने हाथ से इशारा किया, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही नस जोर से हंस पड़ी। झूठ बोलो, झूठ बोलते रहो। क्या 5 या 6 साल की बच्ची में इतनी ताकत होगी कि तुम्हें नीचे गिरा सके? तुम बस अपनी इज्जत बचाना चाहते हो। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। वांग युदाओ गुस्से से भर गया, लेकिन नस को जाते देख उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह इस नस पर इतना क्रोधित था कि उसने अपनी बुद्धि लगभग उसके स्तर तक गिरा दी। रुको, मुझे अभी भी 2 बोतल पोषक तत्व घोल चाहिए। अच्छा होगा कि सिर्फ ग्लूकोज वाला, वरना मेरे शरीर में समस्याएं हो जाएंगी। क्या? ये सुनते ही नज ने तुरंत अपने हाथ कमर पर रख लिए। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मैंने तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारी पोल नहीं खोली, बल्कि तुम तो अपनी किस्मत आजमा रहे हो।
मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुमने जो कहा कि एक छोटी बच्ची ने तुम्हें नीचे धकेला है, वह बिल्कुल झूठ है। किसी ने तुम्हें खुद नीचे कूदते देखा था। अब तुम नासमझी कर रहे हो और 2 बोतल पोषक तत्व घोल भी मांग रहे हो। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? नस बहुत गुस्से में लग रही थी। उसने पहले कुछ नहीं कहा था क्योंकि वह मरीज को भड़काना नहीं चाहती थी। उसने सुना था कि इस व्यक्ति ने ब्रेकअप के कारण नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी और समय पर बचाए जाने के कारण ही उसकी जान बच पाई थी। उसे ऐसे कायब व्यक्ति से बहुत चिढ़ थी, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा बहुत हंगामा करना ठीक है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी अपनी किस्मत आजमाएगा। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? सवाल सुनकर वांग युदाओ तुरंत अवाक रह गया। हालांकि उसे सबसे अजीब बात यह लगी कि क्या किसी ने उस छोटी बच्ची को नहीं देखा। पुल पर पहले काफी लोग थे। इस समय वांग युदाओ को नस की गलतफहमी का अंदाजा नहीं था। इसके बजाय उसने कुछ अजीब अंदाज में पूछा, ओम माफ कीजिए, अस्पताल का शुल्क कितना है? मैं बाद में खुद जाकर दे दूंगा। नज ने घुराघुराते हुए कहा, बस याद रखना, मैं व्यस्त हूँ। ये कहकर उसने अपनी छोटी सी गांड हिलाई और जाने की तैयारी करने लगी। मत जाओ। वांग युदाओ ने लगभग खाली हो चुके सलाइन बैग की तरफ देखा और जल्दी से चिल्लाया, जल्दी करो, मुझे ग्लूकोज चाहिए। जल्दी करो और मेरे लिए 2 और बोतलें ले आओ, वरना तुम मुझे मार डालोगी। वांग युदाओ ने अपने बाल दोनों हाथों से पकड़ लिए, उसकी भावनाएं दहाड़ते हुए बेकाबू हो गईं। नज उसके उन्मत्त रूप को देखकर चौंक गई और जल्दी से बाहर भागी, ये जानने के लिए कि कहीं उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है और वह मानसिक रूप से अस्थिर तो नहीं है। हालांकि उसके पास अभी भी काफी समय था, क्या यह उसके लिए एक टाइम बम की टिक टिक करने जैसा नहीं था? जब तक उस टाइम बम को निष्क्रिय नहीं किया जाता, वांग युदाओ कैसे निश्चिंत हो सकता था? उस छोटी बच्ची को किसी ने नहीं देखा। नस की बातें याद करके वांग युदाओ कांप उठा। क्या उसने आज कोई भूत देखा था? वरना उसे बिना किसी कारण पुल से कैसे धक्का दिया जा सकता था और उसके शरीर के अंदर इतनी अजीब सर्वोच्च ईश्वर निर्माण प्रणाली कैसे प्रकट हो सकती थी? जैसे ही वह सोच रहा था, वार्ड का दरवाज़ा फिर से खुल गया। सबसे पहले नज अंदर आई, जो पहले बाहर भाग गई थी। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। ये वही है। नस के पीछे पीछे एक व्यक्ति चल रहा था, एक बहुत ही युवा महिला डॉक्टर। उसका ढीला ढाला डॉक्टरी चोगा उसके दुबले पतले शरीर पर धीरे से लिपटा हुआ था। उसके छोटे बाल साफ सुथरे लग रहे थे और उसके नाजुक चेहरे ने उसके गोरे चेहरे को और भी निखार दिया था। वह साफ तौर पर एक आम सुंदरता थी, लेकिन उसके भावशून्य भाव ने लोगों को दूर ही रखा। महिला डॉक्टर ने वांग युदाओ की ओर देखा। उसकी आंखों में एक शांत उदासीनता झलक रही थी और उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। क्या हो रहा है? क्या आपने नहीं कहा था कि मरीज को कोई मानसिक समस्या है और वह पागल हो रही है? इस समय वांग युदाओ बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ था, आईवी बैग को घूर रहा था। उसके ईमानदार और शांत व्यवहार में नियंत्रण से बाहर होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और नस से पूछा। नस बिल्कुल मासूम लग रही थी, उसे भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जैसे ही वह समझाने वाली थी कि वह झूठ नहीं बोल रही है, बिस्तर पर पड़ा व्यक्ति बोला, आप सही समय पर आई हैं। डॉक्टर, मुझे अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा है और बिल्कुल भी ताकत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पोषक तत्वों के घोल का एक पैकेट काफ़ी है। क्या आप मेरे लिए 3 और पैकेट डाल सकते हैं? बेहतर होगा कि सिर्फ ग्लूकोज ही डालें। सलाइन की ज़रूरत नहीं है। ग्लूकोज के 3 और पैकेट डाल दो। महिला डॉक्टर ने हैरान होकर भौहें चढ़ाईं। उसने सिर हिलाया, वांग युदाओ के बिस्तर के पास गई, थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, मैं पहले तुम्हारी जांच करूंगी। वांग युदाओ मन ही मन करा उठा। हालांकि यह महिला काफ़ी सुंदर थी, लेकिन वह आसानी से बेवकूफ़ बनने वाली नहीं लग रही थी। इस जांच से वह निश्चित रूप से उसके शरीर के बारे में सब कुछ जान जाएगी। सचमुच। महिला डॉक्टर के कोमल, बिना हड्डी वाले हाथ ने उसे बस छुआ और उसने भावशून्यता से कहा, दिल की धड़कन और नाड़ी दोनों सामान्य हैं। तुम पहले डूब गए थे, इसलिए चक्कर आना और थकान होना सामान्य है। बस थोड़ा और आराम करो और तुम ठीक हो जाओगे। और ग्लूकोज डालने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हो जाने के बाद तुम घर जा सकते हो। महिला डॉक्टर की आवाज़ उसके हाव भाव से भी ज़्यादा ठंडी थी, मानो वह वांग युदाओ पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अपना निष्कर्ष बताने के बाद वह जाने के लिए मुड़ी। अरे, तुम नहीं जा सकते। ये सिस्टम फटने वाला था, वह फटने के बजाय डूबना पसंद करेगा। लेकिन जल्दबाजी में उसने महिला डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। तुम छोड़ दो। अचानक एक अजनबी आदमी और उस बेतुके किस्म के आदमी, जिसे वह सबसे ज्यादा नापसंद करती थी, द्वारा पकड़े जाने पर महिला डॉक्टर का चेहरा और भी ठंडा हो गया। अपने दाहिने हाथ के जोरदार झटके से उसने वांग युदाओ का हाथ झटक दिया। शायद उसने ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगाया होगा और उसका हाथ अस्पताल के बिस्तर के किनारे से टकराया। बस यूं ही। हिस। वांग युदाओ का हाथ गलती से छू गया, जिससे खून बहने लगा। क्या तुम ठीक हो?
महिला डॉक्टर, जिसने शुरू में ठंडे भाव बनाए रखे थे, ने वांग युदाओ के हाथ से खून बहता देखकर चिंता के भाव दिखाए। हालांकि ये चिंता जल्दी ही गायब हो गई। उसने हमेशा सोचा था कि यह आदमी नालायक है, लेकिन अब लग रहा था कि वह एक विकृत व्यक्ति भी है, या शायद एक विकृत व्यक्ति भी। वांग युदाओ ने कड़वी मुस्कान दी। क्या ग्लूकोज के कुछ बैगों को लेकर यह वाकई इतनी बड़ी बात थी? उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। महिला डॉक्टर 2 कदम पीछे हट गईं। शायद अब उन्हें लगा होगा कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, और इसलिए उन्हें वांग युदाओ पर थोड़ी दया आई। उनकी आवाज़ थोड़ी नरम पड़ गई। अब तुम्हारा शरीर ठीक है, अब और ड्रिप की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। हालांकि आप डॉक्टर हैं, यह मेरा अपना शरीर है और मैं इसे आपसे बेहतर समझता हूँ। मुझे आराम महसूस करने से पहले ग्लूकोज के 3 और बैग लेने होंगे। आप इतने लापरवाह नहीं हो सकते। लगभग खाली इफ बैग को देखकर वांग युदाओ को पता था कि वह अब और देर नहीं कर सकता और गंभीरता से बोला, यार, तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। हम नहीं चाहते थे कि तुम पैसे बर्बाद करो, इसलिए हमने तुम्हें बेवजह दवा नहीं दी। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें लगता है कि सिर्फ पैसा होने की वजह से तुम मनमानी कर सकते हो। एक बड़ा आदमी जिसके पास एक पैसा भी नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी प्रेमिका किसी और के साथ भाग गई और उसने आत्महत्या करने के लिए नदी में कूदने की कोशिश की। नज ने बगल से दुखी होकर उपहास किया। वांग युदाओ का चेहरा काला पड़ गया और उसने बदजुबानी नस को घूरते हुए कहा, मेरे अपने मामलों पर टिप्पणी करना तुम्हारा काम नहीं है, और इसके अलावा। महिला डॉक्टर ने नस को घूरते हुए उसे डांटा, बकवास मत करो। क्या तुम्हें नस की आचार संहिता याद नहीं है? एक मरीज के निजी मामले तुम्हारे लिए चर्चा का विषय नहीं है। अगर वह इस वजह से जिंदगी से हार मान ले और हमारे अस्पताल में मर जाए, तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगी? फिर उसने भौहें चढ़ाईं और वांग युदाओ से कहा, और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम कोई और डॉक्टर ढूंढ सकते हो। हालांकि अगर तुम आराम से रहने के लिए ग्लूकोज के कुछ और पैकेट लेने पर जोर देते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वैसे भी तुम उन्हें किसी बाहरी क्लिनिक से भी ले सकते हो। चूंकि इससे हमारे अस्पताल के लिए राजस्व उत्पन्न हो सकता है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बार याद दिला दूं, तुम बस पैसे बर्बाद कर रहे हो। उसकी आवाज़ में पैसा शब्द का जोर जोर से इस्तेमाल हो रहा था। जाहिर है वह चाहती थी कि वांग युदाओ इस बात को समझे। जब यह मरीज भर्ती हुआ था तब उसने भी कुछ अफवाहें सुनी थीं। मैं साफ कह रही हूँ, मुझे अभी ग्लूकोज के 3 बैग चाहिए। वांग युदाओ ने बिना सोचे समझे जोर दिया। उसे ग्लूकोज के 3 और बैग दो। पहले उसके हाथ पर पट्टी बांध दो। महिला डॉक्टर अब वांग युदाओ की परवाह न करते हुए निर्देश दिया। हाँ हाँ, मैं समझ गई, नज ने विनम्रता से जवाब दिया। धन्यवाद डॉक्टर बहन, मैं आपकी महान दयालुता को याद रखूंगी। वांग युदाओ ने तुरंत कृतज्ञता भरे भाव से उसे धन्यवाद दिया। अगर वह ये काम पूरा नहीं कर पाया तो उसके शरीर के फटने का ख्याल उसे भयभीत कर रहा था। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए वांग युदाओ ने आखिरकार राहत की सांस ली। इंजेक्शन के लिए क्लिनिक ढूंढने में बहुत समय लगेगा और उसे पहले अस्पताल का खर्चा निपटाने के लिए पैसे जुटाने होंगे। बिल, अब उसके लिए समय बहुत कम था। कल सूरज देखने के लिए उसे बेशर्मी से सब्र करना ही था। महिला डॉक्टर ने नाक भान से कुड़ी। वांग युदाओ जैसे मरीजों का सामना वह पहले भी कर चुकी थी। हालांकि दयावश वह उसे याद दिलाना चाहती थी, पर कौन जानता था कि यह आदमी इसकी कद्र नहीं करेगा। ये सिर्फ ग्लूकोज था और इससे मानव शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। शांत और एकाकी महिला डॉक्टर को जाते देख न सिर्फ वांग युदाओ बल्कि नज ने भी राहत की सांस ली। वह धुंध लेकर आए और बड़ी बड़ी आंखों से अधीरता से वांग युदाओ के घाव पर पट्टी बांध दी। हम सब तुम्हारी गलती है, मुझे तुम्हारी वजह से डांटा पड़ा। कोमल रहो, वांग युदाओ ने हाँफते हुए कहा, ये पुष्टि करते हुए कि औरतें वाकई नासमझ होती हैं। हम जल्दी से किसी से पैसे मंगवाना याद रखना। वांग युदाओ के हाथ को कुछ ही झटपट हरकतों में एक बड़े जोंगजी में लपेटने के बाद वह जाने ही वाली थी। अरे अरे, ये कैसा रवैया है? वांग युदाओ गुस्से से चिल्लाया। ओह, और ध्यान रखना, मुझे सिर्फ ग्लूकोज चाहिए, उसमें सलाइन नहीं मिलाई है। नस को दरवाज़ा पटकते हुए बाहर जाते देख वांग युदाओ बेबस होकर अपने हाथ को देखने लगा, जो एक बड़े जोंगजी की तरह लिपटा हुआ था। हालांकि अब उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि 1.5 घंटे से भी कम समय में ग्लूकोज के 3 बैग कैसे खत्म करे। सबसे तेज तरीका तो दोनों हाथों का एक साथ इस्तेमाल करना ही होगा, लेकिन अस्पताल उसे ऐसा करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देगा। काश मैं इसे सीधे पी पाता, वांग युदाओ ने परेशान होकर कहा। नस तुरंत ग्लूकोज के घोल के 3 बैग लेकर आए। उसका चेहरा सख्त था। उसने बिना कुछ कहे वांग युदाओ से बात करने से कतराते हुए उन्हें लटका दिया, लेकिन वांग युदाओ ने फिर पुकारा, क्या आप सीरिंज का एक और सेट ला सकते हैं? बहुत देर से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं बाद में दूसरे हाथ से इस्तेमाल कर लूँगा। आपकी इतनी सारी मांगें हैं।
क्या आपको लगता है कि अस्पताल का ग्लूकोज घर में उबाले जाने वाले चीनी के पानी जैसा है? नज ने दुखी होकर कहा। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। मैं छुट्टी मिलने पर बिल चुका दूंगा, बस। वांग युदाओ ने आधी मुस्कान के साथ कहा। नज ने उसकी बात अनसुनी कर दी, ठंडी सांस ली और चली गई। जल्द ही नज सिरिंज का एक और सेट ले आए और उस बैग को वापस रख दिया जो वांग युदाओ ने अभी अभी पूरा किया था। इसके तुरंत बाद उसने मन ही मन काम पूरा होने की प्रगति देखी, जो केवल 385/1500 थी। जाहिर है वांग युदाओ ने एक अतिरिक्त बैग तैयार करके सही किया था। ये नौसिखिया काम वाकई सख्त था, जिसमें केवल ग्लूकोज की ज़रूरत थी। उसने सिरिंजों का एक और सेट इसलिए नहीं मांगा था क्योंकि उसका हाथ दर्द कर रहा था और वह हाथ बदलना चाहता था, बल्कि इसलिए कि समय कम था। वैसे भी 1 घंटे में सिर्फ एक हाथ से 1115 मिलीलीटर इंजेक्शन लगाने का समय नहीं था, दोनों हाथों का एक साथ इस्तेमाल करना था। नस को जाते देख वांग युदाओ जल्दी से उठा, दबे पांव दरवाज़ा बंद किया, पर्दे नीचे किए और अपने दूसरे हाथ से तेजी से गौज हटाया। उसने कुशलता से नई सिरिंज उठाई, उसे एक आईवी बैग में डाला, फिर अपनी मुट्ठी भींच ली। अल्कोहल से कीटाणुरहित करने के बाद उसने अपने हाथ के पीछे एक उभरी हुई नीली नस पर निशाना साधा और सीधे सुई अंदर घुसा दी। धिक्कार है, ये तो टेढ़ी हो गई। सिरिंज से खून निकलते देख वांग युदाओ चौंक गया और जल्दी से उसे बाहर निकाल लिया। ऐसा लग रहा था कि नकल करना इतना आसान नहीं था। शुक्र है, वांग युदाओ ने दर्द सहा और सही रक्त वाहिका ढूंढने से पहले 3-4 बार कोशिश की। वांग युदाओ ने एक लंबी सांस ली, दोनों हाथों को एक साथ आईवी ड्रिप लगते हुए देख रहा था। वह सचमुच एक अजीब इंसान था। वह सोच रहा था कि क्या किसी और ने भी ऐसा किया होगा और क्या इसके कोई दुष्प्रभाव होंगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वह रुकने वाला नहीं था। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो उसने रुकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बिना हड्डी के चूर चूर हो जाने की बजाय वह 7 छिद्रों से खून बहना पसंद करेगा जब तक वह अपनी जान बचा सके। जरूर सिर्फ 2-3 मिनट बाद वांग युदाओ ने महसूस किया कि दोनों हाथों की रक्तवाहिकाएं दर्द करने और सूज जाने लगी हैं। वह ड्रिप की गति धीमी करना चाहता था, लेकिन एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने इसे सहन कर लिया, क्योंकि प्रगति पट्टी की गति आखिरकार बढ़ गई थी। इस गति से कार्य पूरा करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कठिनतम कष्टों को सहन करो और तुम बाकियों से एक कदम आगे निकल जाओगे। मैं देखना चाहता हूं कि यह सर्वोच्च चिकित्सा देव प्रणाली वास्तव में क्या कर सकती है। वांग युदाओ बस खुद को खुश कर पा रहा था, उसका मन भटकने लगा था। क्या ये सर्वोच्च औषधि देव प्रणाली किसी खेल में सुपर चीट की तरह कमाल की होगी, जिससे उसे कुछ खास क्षमताएं हासिल हो जाएंगी? फिर वह गरीबी से बचकर अमीर बन सकेगा, लग्जरी कारें खरीद सकेगा, हवेलियों में रह सकेगा, खूबसूरत अमीर महिलाओं को जीत सकेगा और एक ऐसे रईस की जिंदगी जी सकेगा जिससे वह लंबे समय से ईर्ष्या करता रहा था। हा, और भी असहजता। शौच करने के बाद वह पहले जैसा नर्वस या असहज नहीं रहा। जैसे जैसे काम पूरा होने वाला था, उसका मूड भी शांत हो गया और उसे थोड़ी उत्सुकता भी महसूस हुई। एक पल बाद जब प्रगति बार 1498-1500 पर पहुंच गया और सफलता निकट थी, तो वांग युदाओ का दिल खुशी से धड़क रहा था। डिंग, भावहीन धातु जैसी आवाज फिर से गूंजी। नवसिखिया कार्य समय पर पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 10 मेडिसिन पॉइंट, निम्न श्रेणी का औषधालय प्रशिक्षु की उपाधि और शरीर सुदृढ़ीकरण तकनीक कौशल। आपके पास वर्तमान में एक कौशल बिंदु है। कृपया कौशल को बनाए रखें या सक्रिय करें। औषधालय प्रशिक्षु, अरे नहीं, निम्न श्रेणी का औषधालय प्रशिक्षु, ये तो बिल्कुल बेकार लगता है। और शरीर सुदृढ़ीकरण तकनीक का क्या फायदा? वांग युदाओ ने सोचा, निराश होकर कि उसे वे योग्यताएं नहीं मिली जिनकी उसे उम्मीद थी। अगले ही पल उसके मन की फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर 2 टिप्पणियां तुरंत दिखाई दी और धात्विक आवाज उन्हें जोर से पढ़ने लगी। शरीर सुदृढ़ीकरण तकनीक, एक निष्क्रिय कौशल जो व्यक्ति के शरीर को निखारता है। प्रत्येक उन्नयन मेजबान की शक्ति, चपलता और प्रतिरोध गुणों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है। अधिकतम रैंक तक विकसित होने पर मेजबान का शरीर अब मानवीय सीमाओं से बंधा नहीं रहेगा, बल्कि एक गुणात्मक परिवर्तन से गुजरेगा। निम्न श्रेणी का औषधालय प्रशिक्षु, एक नौसिखिया श्रेणी का पद, अनुभव मान 1-50 है। इसके बाद मेजबान को मध्य श्रेणी का औषधालय प्रशिक्षु बना दिया जाएगा और वह पहले सक्रिय कौशल में महारत हासिल कर सकेगा। ये सर्वोच्च औषधि देव प्रणाली इतनी बुरी नहीं लगती। अब मानवीय सीमाओं से मुक्त, क्या मेरा शरीर बदल जाएगा? ये बस गायब हो गया। हे भगवान, मेरा शरीर हल्का महसूस हो रहा है और मेरे हाथ, जहां मुझे इंजेक्शन लगा था, अब दर्द नहीं कर रहे हैं। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि गलियारे में बहुत से लोग खड़े हैं। वे सभी उसकी तरह ये हंगामा देखने के लिए बाहर आए थे। थोड़ी ही दूर एक अस्पताल के कमरे के दरवाजे पर लाल आंखों वाला और बहुत ही थका हुआ सा एक अधेड़ उम्र का आदमी भावुक होकर दहाड़ रहा था।
उसके हाथ में एक फल काटने वाला चाकू था और उसने अस्पताल की एक महिला नर्स को बंधक बना लिया था, जिससे नर्स पूरी तरह से डर गई थी, जिसका चेहरा डर से भरा हुआ था और जो लगातार कांप रही थी। लेकिन वह महिला नर्स तो काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी। वांग युदाओ ने गौर से देखा और पाया कि यह वही थी जिसने उसे नीचा दिखाया था। जब उसे अभी अभी इंजेक्शन लगा था तो दूसरा व्यक्ति देखने भी नहीं आया था। जाहिर है उसके प्रति दुश्मनी रखते हुए और जानबूझकर इस बात की परवाह नहीं की कि उसने इंजेक्शन पूरा कर लिया है या नहीं और उसे दवा बदलने की ज़रूरत है। ये भी ठीक था, वांग युदाओ नहीं चाहता था कि कोई और आकर उसे परेशान करे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था? ये कैसा घटिया अस्पताल है? सब बेरहम और बेखौफ जानवर हैं, ज़रा भी इंसानियत नहीं। मेरी बेटी पहले से ही गंभीर रूप से बीमार है, क्या ये बस कुछ दिनों का अस्पताल का खर्च नहीं है? तुमने तो उसकी दवा बंद कर दी और हमें बाहर निकाल दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं तो पहले ही घुटनों के बल गिरकर तुमसे विनती कर चुका हूँ, तुम हमें कुछ दिन और क्यों नहीं दे देते? एक राहगीर जो अंदर की कुछ जानकारी जानता था अपने दोस्त से फुसफुसाया, मैं इस आदमी को जानता हूँ। लगता है इसकी पत्नी ने इसे तलाक दे दिया है और यह अपनी बेटी को अकेले पाल रहा है। पिछले महीने इसकी बेटी को ल्यूकेमिया होने का पता चला। सर्जरी करवाने के लिए इसने अपना सब कुछ बेच दिया और कर्ज में डूब गया। बदकिस्मती से प्रत्यारोपित अस्थि मज्जा में भी अस्वीकृति दिखाई दी, इसलिए इसे इलाज पर और भी पैसा खर्च करना होगा। हाय, ये वाकई दयनीय है। और ये अस्पताल तो हद ही बेरहम है, राहगीर के दोस्त ने सहानुभूतिपूर्वक कहा। ये सुनकर वांग युदाओ को पहले ही कारण समझ आ गया था। अगर उसका अंदाज़ा गलत नहीं था तो शायद नज़ ही थी जो किसी को भगाने की कोशिश कर रही थी, उसे एक कोने में धकेल रही थी, जिसकी वजह से वह इतना भावुक हो गया। चूंकि तुम मेरी टोन टोन को जीने का मौका नहीं दोगे तो तुम येलो स्प्रिंग्स जाकर उसका इंतजार कर सकते हो। उस आदमी की भावनाएं और भी भड़क गईं और उसके हाथ में रखे फल काटने वाले चाकू ने नस की गर्दन की त्वचा को पहले ही काट दिया था और उसकी पीली गर्दन से चटक लाल खून बह रहा था। नस फूट फूट कर रो रही थी, उसे इतना पछतावा हो रहा था कि उसकी आंखें हरी हो रही थीं। उसने जल्दी से विनती की, नहीं अंकल, मुझे पता है कि मैं गलत थी, यह मेरी गलती थी, लेकिन ये पूरी तरह से मेरी गलती नहीं है, मैं तो बस अस्पताल के नियमों का पालन कर रही थी, कृपया मुझे जाने दो। इसी समय अस्पताल के अधिकारी कुछ सुरक्षा गार्डों के साथ दौड़कर वहां पहुंच गए थे। चश्मे वाला आदमी जो सबसे ऊंचे दर्जे का लग रहा था और आगे चल रहा था, सीधे सलाह दे रहा था, मैं जियांग जी हूं, यहाँ का कार्यकारी उपनिदेशक। श्रीमान देंग, कृपया पहले हमारे अस्पताल की नर्स को रिहा करें। वह भी किसी की माँ बाप की संतान है। हो सकता है कि वह छोटी हो और बिना सोचे समझे बोल गई हो, जिससे आपको गुस्सा आ गया हो, लेकिन अगर कोई गलती भी हुई है तो उसकी सज़ा मौत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपकी टोन टोन को पता चलेगा कि आप किसी को इस तरह तकलीफ दे रहे हैं तो वह खुश नहीं होगी। टोंग टोंग, वह आदमी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर गुस्से से उपनिदेशक पर चिल्लाया, क्या ये सब तुम्हारी गलती नहीं है? अगर तुम मेरी मुश्किलें समझ सकते तो क्या मैं निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाता? तुम डॉक्टर के वेश में पाखंडी, जिनके पास पैसा है वे राजा हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वे कूड़ा हैं। मुझे अपनी सुंदर आधिकारिक बातें मत बताओ। टोंग टोंग अभी गंभीर हालत में है, मैं बस यही चाहता हूं कि वह सुरक्षित रहे। अगर उसे कुछ हुआ तो यह नस सबसे पहले उसके साथ दफन होगी। डायरेक्टर जियांग, मुझे बचा लो, नज ने घबराकर विनती की। श्रीमान देंग, मुझे अभी अभी आपकी स्थिति के बारे में कुछ पता चला है। चलो इस बात पर बहस नहीं करते कि कौन सही है और कौन गलत। आपको सबसे ज्यादा चिंता टोन टोन की सुरक्षा की है और हम नहीं चाहते कि किसी को चोट लगे। ऐसा क्यों न हो, मैं तुरंत किसी को टोन टोन का इलाज जारी रखने का आदेश देता हूँ। जियांग जी मुड़े और अपने पीछे चल रहे एक डॉक्टर को निर्देश दिया और डॉक्टर तुरंत उनकी बात मानने के लिए दौड़ पड़े। फिर जियांग जी ने शांति से उस आदमी से कहा, देखो मैंने तुम्हारे कहे अनुसार कर दिया है, क्या अब तुम हमारे कर्मचारियों को रिहा कर सकते हो? उस आदमी ने जियांग जी को तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने देखा कि डॉक्टर दो नर्सों के साथ उसकी बेटी के वार्ड में दाखिल हुए, उसकी बेहोश बेटी की थोड़ी जांच की और फिर नर्सों को इंजेक्शन के लिए दवा लाने का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद अपनी बेटी का आईवी ड्रिप फिर से जुड़ता देखकर उस आदमी के चेहरे के भाव आखिरकार थोड़े नरम पड़ गए। उस आदमी का ध्यान अपनी बेटी की ओर भटकने का फायदा उठाते हुए जियांग जी ने चुपचाप एक सुरक्षा गार्ड को इशारा किया। सुरक्षा गार्ड तुरंत समझ गया। डंडों से लैस 3 सुरक्षा गार्ड चुपचाप पीछे की ओर कार्रवाई के लिए तैयार चक्कर लगा रहे थे। उनमें से एक ने इशारा किया और बाकी 2 ने बाएं और दाएं से हमला कर दिया। आसपास के सभी दर्शक इस दृश्य को देखकर सांस रोककर चुपचाप देख रहे थे, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हालांकि वांग युदाओ का चेहरा थोड़ा चिंतित लग रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, इस अस्पताल के सुरक्षा गार्ड फुर्सत के आदी होने के कारण आपात स्थिति में वास्तविक लड़ाई की आवश्यकता पड़ने पर अपनी कमजोरी दिखा रहे थे।
वे पास भी नहीं पहुंचे थे कि दूसरे पक्ष ने उन्हें देख लिया। क्या कर रहे हो, दफा हो जाओ। वह आदमी, एक जागे हुए शेर की तरह, 3 सुरक्षा गार्डों को, जो उसे खतरनाक नजरों से देख रहे थे, देखा, जल्दी से नस को दीवार से सटा दिया और उसके हाथ में फल काटने वाला चाकू, जो धीरे धीरे हट गया था, एक बार फिर नस की गर्दन पर दबा दिया। जियांग जी ने जल्दी से अपना हाथ उठाया, सुरक्षा गार्डों को जल्दबाजी न करने का इशारा किया और तुरंत भौहें चढ़ाते हुए उस आदमी से कहा, मिस्टर डेंग, मैं अपनी बात का पक्का हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप भी होंगे। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे मुंह पर कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और? मुझे यकीन दिलाने के लिए आपको काफ़ी ईमानदारी दिखानी होगी। ईमानदारी किसे कहते हैं? कम से कम आपको मुझे एक गारंटी लिखनी होगी जिसमें वादा हो कि आप मेरी बेटी को दोबारा डिस्चार्ज नहीं करेंगे और चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े उसका पूरी ताकत से इलाज करेंगे। बेशक मैं आपसे यह मुफ्त में करने की उम्मीद नहीं करता। सारी फीस, चाहे मुझे खून या अंग बेचने पड़े, मैं आपके अस्पताल को चुका दूंगा। असंभव, आपकी मांग निदेशक महोदय भी नहीं मानेंगे। हम एक सार्वजनिक अस्पताल हैं, कोई धर्मार्थ निजी संस्थान नहीं। हम अनिश्चित काल तक मुफ्त इलाज नहीं कर सकते और आपकी बेटी की बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं है। अगर हम यह मिसाल कायम करते हैं और यह बात सामने आती है तो क्या हर कोई जिसके पास पैसे नहीं हैं फीस देकर इलाज कराने नहीं आ पाएगा? जियांग जी का धैर्य जवाब दे रहा था, क्योंकि यह घटना उनके अस्पताल पर एक कलंक थी। कल ये जरूर खबरों में होगा, जिससे वे उद्योग जगत में मजाक का पात्र बन जाएंगे और बाहरी दुनिया पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पहले तो उसने पुलिस और पत्रकारों के आने और मामला बढ़ने से पहले ही इस मामले को शांतिपूर्वक निपटाने का इरादा किया था, लेकिन अब लग रहा था कि वह बस पुलिस के इस मामले को सुलझाने का इंतजार कर सकता है। मुझे इन सब की परवाह नहीं है, मैं बस अपनी बेटी की जान चाहता हूँ। मैंने अपनी मांगें बता दी हैं, आप उन पर गौर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, मुझे परवाह नहीं कि मेरी यह बेकार जिंदगी यहीं खत्म हो जाए या मैं जेल में बुढ़ापे में मर जाऊं। मेरे पास आपके साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। ठीक है, ठीक है। मैं अभी अस्पताल के दूसरे अधिकारियों से इस बारे में बात करूंगा कि क्या हम टोन के लिए सामाजिक सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। कृपया जल्दी मत करो, आराम करने के लिए बैठ जाओ और पानी पी लो। और हमारी नस घायल है, क्या कोई पहले उसकी हल्की सी पट्टी बांध सकता है? ये छोटी सी चोट उसे नहीं मारेगी। और कोई और चाल मत चलाना, वरना मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। उस आदमी ने जियांग जी के सुझाव को साफ मना कर दिया और सामने खड़े सुरक्षा गार्डों से सतर्कता से बचता रहा। इसी समय पुलिस आ गई और जियांग जी तुरंत उनसे बात करने के लिए उनके पास गई। कई पुलिस अधिकारी पहले ही दालान में भीड़ को हटाने लगे थे, ताकि अगर बाद में कोई झगड़ा हो जाए तो निर्दोष लोगों को चोट न पहुंचे। जल्दी करो, जाओ जाओ। मानसिक रूप से टूटा हुआ कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, पुलिस भी पास आने की हिम्मत नहीं करती। पास खड़ी एक महिला ने जल्दी से अपने बेटे को खींच लिया। सच में, जब कोई व्यक्ति पागल हो जाता है और मौत से निडर हो जाता है, तो ये पुलिस अधिकारी, जिन्होंने विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया है, असहाय हो जाते हैं, खासकर जब सामने वाले के पास भी एक धारदार हथियार हो। वांग युदाओ को भी अपने वार्ड में लौटना पड़ा, लेकिन उस आदमी का चिंतित चेहरा देखकर, जो बीच बीच में अपनी बेटी को देखता था, उसकी लाल आंखें पिता के स्नेह से भरी हुई थीं, वांग युदाओ ने मन ही मनाह भरी। उसके पैर अनायास ही नस की ओर बढ़ गए, जो कांप रही थी और पानी देने में झिझक रही थी। मुझे दे दो। नस की हैरान निगाहों के सामने वांग युदाओ ने सीधे उसके हाथ से मिनरल वाटर छीन लिया और धीरे धीरे उस आदमी की ओर चल पड़ा। तुम क्या कर रहे हो? किसी को इतनी लापरवाही से आते देख पुलिस अधिकारी का चेहरा काला पड़ गया और वह तुरंत चिल्लाया। अगर उसने अभी उस आदमी को नाराज किया तो अंजाम अकल्पनीय होगा। वांग युदाओ ने पुलिस अधिकारी को तिरस्कार से देखा, उदासीनता से हाथ हिलाया और उसे नजरअंदाज कर दिया। पुलिस अधिकारी गुस्से में था और आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके सहकर्मी ने उसे पीछे खींच लिया। तुम क्या करना चाहते हो? तुमने पुलिस की वर्दी पहनी है, वहां ऊपर जाने से वह तुरंत सतर्क हो जाएगा। धिक्कार है। पुलिस अधिकारी ने दीवार पर मुक्का मारा। साफ तौर पर उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन वे अब बहुत दूर थे और पानी वाला आदमी पहले से ही संदिग्ध की ओर अकड़कर बढ़ रहा था। वांग युदाओ की हरकतों ने अस्पताल के गलियारे में सबका ध्यान तुरंत खींच लिया, क्योंकि संदिग्ध के 10 मीटर के दायरे में कोई नहीं था। जब यह नासमझ युवक अचानक बाहर निकला तो ज्यादातर लोग नाराज दिखे। क्या यह आदमी अंधा है? इस खास स्थिति में अगर उसने संदिग्ध को परेशान किया तो उस नस की जान चली जाएगी। इसलिए सब उसे झुंझलाहट से देखने लगे। इधर मत आना। उस आदमी की आंखें लाल थीं। जब वह उसकी तरफ बढ़ने लगा तो उसने वांग युदाओ को पहले ही देख लिया था। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए वांग युदाओ रुका और धीरे से बोला, चिंता मत करो, मैं अस्पताल से नहीं हूं और मेरा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। बस अगर तुम्हारे पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है तो तुम अस्पताल के साथ यह गतिरोध कैसे बनाए रख सकते हो?
तुम्हें अपनी थकान दूर करने के लिए थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। वांग युदाओ ज्यादा पास नहीं आया, 2-3 मीटर की सुरक्षित दूरी बनाए रखी। उसने मिनरल वाटर की एक बोतल आगे बढ़ाई और रुक गया। तुम हो? नज ने वांग युदाओ को तुरंत पहचान लिया। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। क्या उसे वार्ड में इंजेक्शन नहीं लग रहा था? वह बाहर क्यों आया? वह जरूर यहाँ खुश होने और उसे तड़पते देखने आया होगा। वांग युदाओ की दयालु निगाहों के नीचे उस आदमी को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। हालांकि उसने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी, फिर भी उसने मिनरल वाटर की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। थोड़ी ही दूरी पर एक पुलिस अधिकारी जियांग जी के पास आया। उसका चेहरा नाराजगी से भरा था। ये कौन है? आपके अस्पताल से कोई? जियांग जी ने भौहें चढ़ाईं और सिर हिलाया। नहीं, लगता है यह अस्पताल का कोई मरीज है। कोई मरीज? क्या गड़बड़ है? पुलिस अधिकारी के चेहरे पर गुस्से और अनिश्चितता के भाव थे। यह आदमी असल में एक मरीज था। अस्पताल इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि एक मरीज को बाहर आकर सब कुछ बिगाड़ने दे? चारों ओर की सारी धीमी फुसफुसाहटें वांग युदाओ के कानों में पड़ीं। उसे एहसास हुआ कि उसकी सुनने की क्षमता पहले से बेहतर हो गई है। कम से कम पहले तो उसे यकीन था कि वह उनकी धीमी बुदबुदाहट नहीं सुन पाएगा। वह बिना किसी परेशानी के मुस्कुराया और नस की तरफ देखे बिना अपना हाथ हटा लिया। खिड़की से वांग युदाओ ने मुड़कर देखा तो एक छोटी बच्ची अस्पताल के बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी और उसे आईवी लगाया जा रहा था। उसका नाजुक चेहरा पीला और बेरंग था और उसकी बीमार सूरत देखकर दया आ गई। क्या वह आपकी बेटी है? वह बहुत सुंदर है। उसकी उम्र क्या है? वांग युदाओ के अचानक पूछे गए सवाल पर वह आदमी थोड़ा रुका, फिर उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं। उसने आदतन जवाब दिया, वह अभी 16 साल की हुई है। मुझे उसका जन्मदिन मनाना है। 16? कितनी खिलखिलाती उम्र होती है। तुम उसके ऋणी हो, लेकिन ये सिर्फ एक जन्मदिन नहीं है। आज तुम्हारे लापरवाह कामों की वजह से तुम अब उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। उसके भविष्य के हर पड़ाव पर तुम उसके साथ जश्न नहीं मना पाओगे। एक पिता होने के नाते जब वह परेशान होगी तो तुम उसकी बात नहीं सुन पाओगे। जब वह बीमार होगी तो तुम उसकी देखभाल नहीं कर पाओगे। वांग युदाओ ने धीरे से कहा। उसका स्वर बहुत शांत था। सुनते ही वह आदमी रोने लगा। उसकी आवाज़ पछतावे से रुंध गई। टोंग टोंग। पापा माफ़ कर दीजिए। मुझे आपकी माफ़ी की उम्मीद नहीं है, बस उम्मीद है कि आप बाद में मुझे समझ पाएंगे। सच में और कोई रास्ता नहीं था। वांग युदाओ ने फिर आह भरी, 2 कदम आगे बढ़े और सलाह दी, चूंकि आप जानते हैं कि आप गलत हैं, अगर आप और कुछ नहीं गंवाना चाहते तो कोई बड़ी गलती करने से पहले रुक जाए। आपका लक्ष्य पूरा हो गया है। मुझे विश्वास है कि टोंग टोंग की बीमारी जल्द ही हर वर्ग का ध्यान आकर्षित करेगी। भले ही अस्पताल टोंग टोंग की मदद करने को तैयार न हो, फिर भी कई नेकदिल लोग और धर्मार्थ संगठन उसे बचाने के लिए तैयार होंगे। सच में, उस आदमी को उम्मीद दिखाई दे रही थी। वांग युदाओ ने ईमानदारी से सिर हिलाया। उस आदमी के हाथ से फल वाला चाकू लेना चाहा। हालांकि चीजें इतनी आसानी से नहीं हुईं। वह आदमी अचानक घबराकर चिल्लाया, नहीं, तुम तो बस मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तुम तो कोई अनजान इंसान हो, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? लग रहा था कि वह अब भी बाहरी लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। वांग युदाओ को कदम कदम अपनी ओर आते देखकर उसने झट से फलों के चाकू पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे आगे की ओर घुमाया, जिससे वांग युदाओ को इशारा मिला कि वह पास न आए। वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया, फिर अपनी गोद में लेटी नज और आसपास मौजूद डॉक्टरों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये लोग असल में व्यापारी हैं। हालांकि व्यापारी होते हुए भी ये जान बचा ही रहे हैं। आज के ज़माने में जान बचाना और पैसे लेना आम बात है। लेकिन मैं भी एक मरीज़ हूँ और मैं आपकी भावनाओं को पूरी तरह समझता हूँ। सच कहूँ तो मेरे पास अस्पताल में रहने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मुझे ये डॉक्टर भी बहुत नापसंद हैं, स्वार्थी, घमंडी। मेरी राय में ये लोग इंसान होने के लायक ही नहीं हैं। अगर आप इनकी सफ़ेद चमड़ी उतार दें तो ये बिल्कुल जानवर हैं। क्या आप सहमत नहीं होंगे? बिल्कुल सही, ये डॉक्टर वाकई बहुत स्वार्थी हैं। इन्हें करुणा की ज़रा भी समझ नहीं आती। उस आदमी की भावनाएं और भी ज्यादा उत्तेजित हो गईं। उसका शरीर भी कांपने लगा। उसकी नज़रें आसपास के डॉक्टरों पर टिक गईं। कुछ ही दूरी पर पुलिस अधिकारी का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। यह आदमी क्या कर रहा था? असल में वह अपराधी को उकसा रहा था। अपराधी की भावनाएं पहले से ही बहुत उत्तेजित थीं और उसके हाथ में चाकू देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण वार कर देगा। न केवल पुलिस बल्कि आसपास के डॉक्टर भी वांग युदाओ को ठंडे भाव से देख रहे थे। यह आदमी उनके बारे में सचमुच ऐसा ही बोल रहा था। नस की आंखें लाल थीं और आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। उसका शरीर कांप रहा था और मन ही मन वह इस आदमी के 18 पीढ़ी पहले के पूर्वजों को कोस रही थी। मैंने बस इतना कहा था कि तुमने एक औरत की वजह से नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी और अब तुम मुझसे इस तरह बदला ले रहे हो। लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह एक शब्द भी बोले।
वह केवल शिकायत के आंसू बहा सकती थी और वांग युदाओ को शोकाकुल भाव से देख रही थी। वांग युदाओ उस आदमी को गौर से देख रही थी। एक पल वह आखिरकार हिल गया। वह आगे बढ़ा और पहले से खुली पानी की बोतल सीधे उस आदमी के चेहरे पर फेंक दी। उसका बायां हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उस आदमी के चाकू वाले हाथ को पकड़ लिया, जबकि उसके दाहिने हाथ की पानी की बोतल छूट गई और उसने नस को झपट लिया। अपनी दोनों भुजाओं को एक झटके से उसने तुरंत दोनों वयस्कों के शरीर अलग कर दिए। झंझनाहट। उस आदमी के हाथ का चाकू जमीन पर गिर गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसका दाहिना हाथ हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके पैर की उंगलियां पंजों पर थीं और उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें थीं। आसपास का माहौल शांत था। जो लोग कुछ क्षण पहले वांग युदाओ को गुस्से से देख रहे थे, अब उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए, मुंह खोले खड़े थे। इस समय वांग युदाओ ने नस को अपने दाहिने हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ था मानो वह कोई छोटी मुर्गी हो, जबकि उसके बाएं हाथ ने उस आदमी की कलाई को कसकर पकड़ रखा था। चूंकि उसकी कलाई का महत्वपूर्ण हिस्सा जकड़ा हुआ था और उठा हुआ था, इसलिए उस आदमी को पंजों के बल खड़ा होना पड़ा। फिर भी वह 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्या यह आदमी सेना में रहा है? किसी कोने से अचानक एक हैरान कर देने वाली आवाज आई। नज ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना शरीर मरोड़ा। वांग युदाओ ने उसका दाहिना हाथ छोड़ दिया और नस चीखते हुए चिड़िया की तरह भाग गई और कई डॉक्टर उससे मिलने दौड़े। वांग युदाओ खुद हैरान था। उसने अपनी ताकत का सिर्फ 70-80% ही इस्तेमाल किया था, फिर भी वह एक वयस्क महिला को एक हाथ से उठा सकता था और उसने अपने बाएं हाथ से किसी के महत्वपूर्ण हिस्से को भी पकड़ लिया था। मैं इतना शक्तिशाली हूं। जब उसने इसे सचमुच आजमाया, तभी वांग युदाओ को शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक की शक्ति का स्पष्ट अनुभव हुआ। सचमुच तुम ये झूठा उनके साथ मिले हुए हो। वह आदमी पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने दांत पीस लिए, उसके हाथों की नसें उभर आईं। वह बेतहाशा संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह हाथ किसी बड़े क्लैम जैसा था। धमाक। वांग युदाओ ने उस आदमी की नाक पर मुक्का मारा और तुरंत उसकी नाक से खून बहने लगा। होश में आओ। अगर तुमने सचमुच कोई अपराध किया है तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा? उस आदमी का शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगा। वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया। यह आदमी सचमुच जिद्दी था। उसे अभी भी किसी पेशेवर की जरूरत थी जो उसे अच्छी मनोवैज्ञानिक सलाह दे सके। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बहने लगा। उसका चेहरा कुछ स्तब्ध सा था। उसका शरीर भी थोड़ा कांप रहा था क्योंकि वह अपनी बेटी को बिना हिले डुले देख रहा था। उसकी आंखों में अपराधबोध, अनिच्छा और चिंता का एक जटिल मिश्रण था। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? संदिग्ध को ले जाओ, एक अधेड़ उम्र के पुलिस अधिकारी ने, जो कप्तान लग रहा था, आदेश दिया। 2 युवा पुलिस अधिकारी जल्दी से आगे बढ़े, उस आदमी को हथकड़ी लगाई और उसे जबरदस्ती ले जाने की तैयारी की। उस आदमी को अभी भी अपनी बेटी की ओर देखते देखकर वांग युदाओ का दिल पिघल गया। उसने बेबसी से कहा, मैं टोंग टोंग को बता दूंगा कि तुम बस उसके इलाज के लिए पैसे कमाने गए थे। शुक्रिया। वह आदमी थोड़ा रुका, अपनी नाक से बहता खून पोंछा और वांग युदाओ की तरफ कृतज्ञता से सिर हिलाया। मामला सुलझने के बाद नज, जो अभी अभी खतरे से बची थी, दौड़कर आई। उसकी गर्दन पर पहले से ही धुंध बंधी हुई थी। वह झिझकी, बहुत शर्मिंदा दिख रही थी। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और उसे धन्यवाद दिया। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। वांग युदाओ ने उदासीनता से उसकी तरफ देखा, फिर तिरस्कार से एक वाक्य कहते हुए चला गया। गलत मत समझो, मैं जिसे बचाना चाहता था वह बस वह बेचारा पिता था और कुछ नहीं। तुम। नज ने अपने चांदी के दांत भींच लिए और उसका चेहरा बहुत खराब हो गया। वांग युदाओ के पीछे हटे हुए चेहरे को देखकर उसके मन में अनायास ही उसकी वीर मुद्रा की याद आ गई और उसके शब्द भी बहुत अच्छे लग रहे थे। अचानक उसे एहसास हुआ कि शायद उसने पहले उसे कम आंका था। उसके दिल में अब कोई तिरस्कार नहीं था और उसके चेहरे पर भी प्रशंसा के भाव थे। दुर्भाग्य से वांग युदाओ को इस बात का पता नहीं था, और अगर उसे पता भी होता तो वह और भी ज्यादा तिरस्कारपूर्ण हो जाता। तभी उपनिदेशक जियांग जी आगे बढ़े और मेरे पास पहुंचे। युवा मित्र, रुको। वांग युदाओ ने उसकी ओर देखा, मानो उसे अंदाजा हो गया हो कि वह उसे क्यों ढूंढ रहा है। जियांग जी मुस्कुराए, इस बार आपने हमारे अस्पताल की बहुत मदद की है। क्या आप अपना नाम और संपर्क जानकारी छोड़ सकते हैं ताकि हमारा अस्पताल हमारा आभार व्यक्त कर सके? निदेशक जियांग, आप बहुत दयालु हैं। मेरा नाम वांग युदाओ है। अगर आपको सुविधा हो तो मेरा अस्पताल का शुल्क माफ कर दीजिए। वांग युदाओ ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। उसके पास वास्तव में भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे और वह इस बार पीली नदी में कूदने की अपनी शर्मनाक घटना के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। अस्पताल का शुल्क? क्या हुआ? जियांग जी ने हैरान होकर पूछा। जिस महिला डॉक्टर ने पहले वांग युदाओ का इलाज किया था, वह समझाने ही वाली थी कि वह पास आए। वांग युदाओ इस बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहते थे और उन्होंने पहले ही जवाब दिया, उफ, मैं गलती से डूब गया और मुझे यहाँ ग्लूकोज के कुछ पैकेट मिल गए। ओह,
तो बस छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। जियांग जी ने तुरंत हामी भर दी। कार्यकारी उपनिदेशक होने के नाते वह अस्पताल के सभी छोटे बड़े मामलों का प्रबंधन करते थे। बेशक वह इतनी कम राशि के बारे में भी फैसले ले सकते थे। वांग यूदाओ खुश हुए और आखिरकार राहत की सांस ली। निदेशक जियांग से कुछ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद उन्होंने घर जाने की योजना बनाई। जाने से ठीक पहले वांग यूदाओ को कुछ याद आया और उन्होंने विनती भरे भाव से कहा, निदेशक जियांग, मुझे आपको परेशान करने के लिए एक और बात है। मुझे उम्मीद है कि अस्पताल के अधिकारी छोटी बच्ची टोंग टोंग के इलाज के खर्च पर ज्यादा ध्यान देंगे और उसे हल करने का कोई रास्ता निकालेंगे। इस बारे में, जैसा कि आपने अभी कहा, हमारा अस्पताल केवल दूसरे माध्यमों से ही सहायता शुरू करने की कोशिश कर सकता है। आपने बहुत परेशानी उठाई है, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। वांग यूदाओ भी जानता था कि दूसरों की भी अपनी मुश्किलें होती हैं। अगर वादा करना आसान होता तो वे पहले ही मान जाते। इसलिए अस्पताल के अधिकारियों के इस आश्वासन से उसे राहत मिली। कम से कम उसने जो कर सकता था वह तो किया और अपना वादा नहीं तोड़ा। डायरेक्टर जियांग, उसने पहले भी डॉक्टर को इतना कोसा था, फिर भी तुम उसे इतना धन्यवाद क्यों दे रहे हो? महिला डॉक्टर ने जाते हुए वांग यूदाओ की ओर देखा, उसकी आंखों में उलझन का भाव था। डॉक्टर को कोसा? हाँ, उसने अच्छा कोसा। डायरेक्टर जियांग मुस्कुराए। अच्छा कोसा? महिला डॉक्टर बहुत हैरान थी। जिस तरह से उस आदमी ने पहले डॉक्टर को कोसा था, उसे देखकर उसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। जियांग जी मुस्कुराए, फिर सिर हिलाया और बोली, तुम अभी जवान हो। उसने डॉक्टर को जिस तरह से कोसा था वह मरीज के पिता को भड़काने के लिए था। उसने डॉक्टरों के बारे में बहुत बुरी बातें कहीं और वह पिता पहले से ही डॉक्टरों से असंतुष्ट था। ऐसा कहकर उसका ध्यान हम डॉक्टरों की ओर चला गया। फिर वह मौके का फायदा उठाकर कार्रवाई कर सकता है। उसके पास हिम्मत और रणनीति है। क्या उसे डर नहीं था कि सामने वाला सीधा हमला कर देगा? महिला डॉक्टर ने पूछा। निर्देशक जियांग ने भौहें चढ़ाईं, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन क्या ऐसा इंसान किसी औरत की वजह से नदी में कूद जाएगा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इतना कहकर वह आगे की बातों से निपटने के लिए अपने हाथ पीछे करके चला गया। महिला डॉक्टर के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसने उस आदमी के ऐसे इरादों की उम्मीद नहीं की थी। अस्पताल के बाहर वांग यूदाओ अब अपना उत्साह और खुशी नहीं छिपा पा रहा था। वह इतनी जोर से मुस्कुरा रहा था कि उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। राहगीरों ने उसे अकेले में बेवकूफ़ी से हंसते देखा और सोचा कि वह मानसिक रूप से बीमार है। इस सर्वोच्च ईश्वर सृजन प्रणाली में उसने केवल एक प्राथमिक निष्क्रिय कौशल, शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक सीखी थी और इसने पहले ही जबरदस्त बदलाव ला दिए थे। पहले जब वह खतरनाक परिस्थितियों का सामना करता था तो बहुत देर से भागता था, ज्यादा से ज्यादा दूर खड़ा होकर उत्साह देखता था। अगर उसमें वीरतापूर्ण कार्य करने का साहस भी होता तो भी उसमें एक सुंदरी को बचाने की क्षमता नहीं थी। लेकिन आज वह एक नायक था, कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी उसने पहले कभी हिम्मत नहीं की थी। प्रशंसा और धन्यवाद पाने का वह एहसास उसके विनम्र अहंकार को सचमुच संतुष्ट कर रहा था। ये बहुत अच्छा था, अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक। हालांकि आज उसने आगे बढ़ने की हिम्मत आत्मविश्वास या दिखावे की चाहत से नहीं, बल्कि इसलिए की थी क्योंकि उसे सचमुच दया आ रही थी। वह भी एक गरीब परिवार से था और उसके माता पिता भी उससे उतना ही प्यार करते थे। लेकिन वह बच्ची उसकी तरह भाग्यशाली नहीं थी, कम से कम वह स्वस्थ तो बड़ा हुआ था। मैं कल फिर उससे मिलने जाऊंगा, वांग यूदाओ बुदबुदाया। चलते चलते वांग यूदाओ का पेट गुर्राने लगा। शाम के 8 बज चुके थे और उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। हालांकि उसे बहुत सारा ग्लूकोज मिला था, फिर भी वह उसकी भूख पूरी तरह से नहीं मिटा पा रहा था। गड़र्र, वांग यूदाओ के पेट ने असंतोष से विरोध किया। एक छोटी बच्ची को अपनी ओर आते देख उसके हाथ में ग्रिल्ड स्क्विड की कई सीखें थीं और वह उन्हें बड़े चाव से खा रही थी। वांग यूदाओ का मन किया कि वह दौड़कर उन्हें छीन ले। खुशकिस्मती से वह एक नैतिक वयस्क था और स्वाभाविक रूप से किसी बच्चे से खाना छीनने की हद तक नहीं जाता। वह बस अपनी लार निगल पाया, उसके मुंह में पानी आ रहा था और दिल में खुजली हो रही थी और वह सिर झुकाया आगे बढ़ता रहा। भाई जरा रुको। जैसे ही वे एक दूसरे के पास से गुजरे, वांग यूदाओ ने अपने पीछे छोटी बच्ची को पुकारते हुए सुना और वह उलझन में मुड़ा। छोटी बच्ची ने प्यार से मुस्कुराकर अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया। लो, कुछ ले लो। उसकी आवाज़ कोमल और मधुर थी। वांग यूदाओ अचानक ठिठक गया। उसकी नज़रों में उसके सामने खड़ी यह प्यारी सी छोटी बच्ची किसी फरिश्ते जैसी दयालु थी। साथ ही वह उस घिनौनी बच्ची के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया जिसने उसके आखिरी 300 युआन चुरा लिए थे। अगर वह न होती तो वह इतनी शर्मनाक स्थिति में न होता। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? छोटी बच्ची ने उलझन में अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए वांग यूदाओ की ओर देखा। वांग यूदाओ बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि अभी अभी उसका लालची चेहरा कितना शर्मनाक था।
शुरुआत में अपने स्वाभिमान के कारण वह इसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन सुगंधित स्क्विड की सीख उसके लिए बहुत ज्यादा लुभावना थी। वांग युदाओ अपनी शान को निगलते हुए उसे लेने से खुद को रोक नहीं पाया और लाल चेहरे के साथ उसने कहा, शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। मुझे अपनी बहन को ढूंढना है। अगर उसे पता चला कि मैं चुपके से नाश्ता खरीदने बाहर गया था तो वह बहुत गुस्सा होगी और जीवन ची से भर जाएगी। छोटी बच्ची खिलखिलाकर हंसी और उसने स्क्विड की अपनी बची हुई 3 सीखें वांग युदाओ के हाथ में थमा दीं। फिर वांग युदाओ की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वह पास के एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में भाग गई। इस प्रकार दोनों, जिनके दिल पहले से ही बेचैन थे, ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे मुस्कुराहट से भर गए। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। वू मीजी को आखिरकार डर लगा। वह घबराकर पीछे हट गई और पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन उठाया। हुनहुन जिया जल्दी से दौड़ी और उसका फोन छीन लिया। हुनहुन यी और हुनहुन बिंग दरवाजे की तरफ बढ़े। आगे बढ़ने से पहले उसे बंद करने की तैयारी कर रहे थे। शार्क गैंग के विश्वासपात्र होने के नाते उन्हें बाद में मुसीबत का डर नहीं था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके पास चीज़ों को सुलझाने की शक्ति है, इसलिए उन्होंने दिन दहाड़े ऐसा दुष्कृत्य करने की हिम्मत की। वू मीजी चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह अंततः एक कमज़ोर औरत ही थी। वह पूरी तरह से डरी हुई थी और रो रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह समूह इतना बेशर्म होगा। वह बस जोर से चीख सकती थी। बदकिस्मती से उसके चीखने चिल्लाने से पहले ही हुनहुन जिया ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया, जिससे उसकी यह उम्मीद खत्म हो गई कि कोई उसे बचाने आएगा। अब तुम्हें डर का पता चला। साली कुतिया तो बस यही मांग रही है। चिंता मत करो, बाद में हम तीनों भाई तुम्हें ज़रूर अच्छी तरह संतुष्ट करेंगे और चीखने चिल्लाने का मौका देंगे। हालांकि शांगनान शहर कोई प्रथम श्रेणी का महानगर नहीं था, लेकिन तेजी से विकसित हो रहे अर्थ ग्रेड शहर होने के नाते इसका शहरी क्षेत्र आसपास के उपनगरों तक फैला हुआ था। कई नई विकसित जगहें स्थानीय लोगों के लिए भी अनजान थीं, और बाहरी होने के नाते वांग युदाओ को तो और भी कम जानकारी थी। युदाओ ने उस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था जिसका जिक्र कियांग जी ने किया था, इसलिए उसे वहां टैक्सी लेनी पड़ी। आखिरकार उसे 30 युआन से ज्यादा किराया देना पड़ा, जो एक दिन के क्यूई के बराबर था, जिससे उसका दिल दुखने लगा। वह चौराहे पर उतरा और मन ही मन अपने भविष्य के खर्चों का हिसाब लगाता रहा और दवा की दुकान ढूंढता रहा। जल्द ही वांग युदाओ को मीजी ग्रैंड फार्मेसी दिखाई दी, लेकिन उसने 2 आदमियों को देखा जो दरवाज़ा बंद करने ही वाले थे। ऐसा नहीं चलेगा। उसने इतनी दूर आने में एक दिन के खाने के पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे। वह इस सफ़र को बर्बाद नहीं होने दे सकता था। रुको, वांग युदाओ दौड़कर वहां पहुंचा। हुनहुन यी और हुनहुन बिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, ये सोचकर कि वह कोई ग्राहक है जो दवा खरीदने आया है। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, आज हमारे बॉस के पास कुछ है और वह दवा नहीं खरीद रहे हैं। अगर आपको दवा खरीदनी है तो कहीं और चले जाए। दोनों आदमियों ने दरवाज़ा बंद करने के इरादे से वांग युदाओ की नज़र अपने शरीर से रोक ली। वांग युदाओ ने जल्दी से उन्हें रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए समझाया, सज्जनों, मैं यहाँ दवा खरीदने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। यहाँ बॉस ने मुझे बुलाया है। क्या वो अंदर है? क्या आप मुझे? उसकी बात पूरी होने से पहले ही दोनों ने अधीरता से वांग युदाओ को धक्का दे दिया और धमकी भरे अंदाज में चिल्लाए, हमने पहले ही कह दिया था कि वो व्यस्त है और यहाँ नहीं है। और वैसे भी यहाँ किसी को नौकरी पर रखने का कोई इरादा नहीं है। दरवाज़ा बंद करने से हमें मत रोको, दफ़ा हो जाओ। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें लगा कि ये दोनों अजीब हैं और अच्छे लोग नहीं लग रहे। कियांग जी सुबह सुबह उसके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा होगा। दुकान मालिक ने उसे यहाँ बुलाया, फिर उसे टाल दिया और दुकान बंद करने की जल्दी में था। क्या वाकई कोई ज़रूरी काम हो सकता है? वांग युदाओ तुरंत नहीं गया। उसे अब थोड़ा गुस्सा आ रहा था और उसने पहले कियांग जी को फ़ोन करके स्थिति स्पष्ट करने की योजना बनाई। तभी वो अचानक वांग युदाओ को दुकान के अंदर से एक चीख सुनाई दी। कुछ ठीक नहीं है, लगता है अंदर कुछ चल रहा है। अब वांग युदाओ की हिम्मत बढ़ गई थी। हुनहुन यी और हुनहुन बिंग ने उसे अचानक अंदर भागते देखा। जाहिर तौर पर उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने जल्दी से उसे रोक दिया। वांग युदाओ ने उन दोनों को 2 मुक्कों से मारा, जिससे वे दोनों सीधे दूर जा गिरे। जैसे ही उसने किसी को अंदर भागते देखा, वू मीजी, जिसका मुंह ढका हुआ था, ने आशा भरी आंखों से वांग युदाओ को देखा। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि यह युवक 3 लोगों का सामना कर सकता है। अगर वह समय पर पुलिस को बुला ले या उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक दे और हंगामा बढ़ जाए तो शायद कोई और उसे पता चल जाए और आ जाए। अरे बदमाश, क्या तू मौत की तलाश में है? हुनहुन जिया ने वांग युदाओ को कोसा। वांग युदाओ को पहले ही अंदाजा हो गया था कि क्या हो रहा है। तुरंत उसने थोड़ा आश्चर्य से कहा, तुम लोग कौन हो? दिन दहाड़े ऐसे घिनौने काम करने के लिए क्या तुम कुछ ज्यादा ही दुस्साहसी नहीं हो? हुनहुन जिया ने व्यंग्य किया, तुम्हारी हिम्मत भी कम नहीं है। तुम तो बस एक इंसान हो, फिर भी अकेले घुसने की हिम्मत कर रहे हो।
क्या तुम इस मुसीबत में दखल देना चाहते हो? मुझे तुम्हें ये बताने में कोई डर नहीं है कि हम शार्क गैंग से हैं। चूंकि तुम जवान और गुस्सैल हो, आवेग में आकर काम करने वाले हो, अगर तुम अपना एक हाथ या एक पैर नहीं गंवाना चाहते तो 10 बार झुककर प्रणाम करो, अपनी गलती मान लो और भाग जाओ। और अगर बाद में एक शब्द भी नहीं बताया तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। ये शब्द कहते ही बाकी दोनों आदमी तुरंत नाराज हो गए और बोले, बिल्कुल नहीं। इस लड़के ने हमें मारने की हिम्मत की, सिर्फ 10 बार झुकना उसके लिए बहुत आसान है। हम दोनों भाइयों को इसे बुरी तरह पीटना होगा और 10 दिन से लेकर आधे महीने तक अस्पताल में रखना होगा, तभी हम अपना गुस्सा निकाल पाएंगे। वू मीजी ने दूसरे पक्ष से छूटने की कोशिश में जोरदार संघर्ष किया, लेकिन एक महिला होने के नाते उसकी ताकत काफ़ी नहीं थी। वह सिर्फ दूसरे पक्ष के अपमान को ही सहन कर सकती थी। मुझे बचाओ। वू मीजी ने तुरंत वांग युदाओ से मदद की गुहार लगाई, उम्मीद करते हुए कि वह जल्दी से पुलिस को बुला लेगा। कौन जाने, वांग युदाओ ने बिना कोई हरकत किए बस अपनी मुट्ठियां रगड़ते हुए शांति से सिर हिलाया और हल्के से कहा, माफ़ करना, मैं एक नर्म दिल इंसान हूँ, मैं यूं ही खड़ा रहकर कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, मैंने कल खुद से कसम खाई थी कि इस जिंदगी में मैं किसी को भी खुद पर रोने नहीं दूंगा। कल रात शराब पीकर घर आते समय उसने यह बात चिल्लाकर कही थी और ऐसा लग रहा था कि उसे दूसरों की तरफ से भी तिरस्कार भरी नज़रों से देखा गया था। हालांकि वांग युदाओ के शब्द बहुत मर्दाना थे, वू मीजी के कानों में उसे लगा कि वह बस दिखावा कर रहा है। दरअसल तीनों आदमियों ने भी यही सोचा और मजाक उड़ाया। अरे बदमाश, हमारे सामने कूल बनने की हिम्मत कैसे की? तू खुद को क्या समझता है? स्पाइडरमैन, वुल्वरिन, बहुत सारी फिल्में देख ली हैं, है ना? चूंकि तू हीरो बनना चाहता है तो मैं तुझे भालू बना दूंगी। हुनहुन यी और हुनहुन बिंग ने दरवाज़ा बंद कर लिया, अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं, घमंडी लग रहे थे, जाहिर तौर पर किसी को पीटने का इरादा रखते हुए। वू मीजी, जिसके साथ पहले कभी इतना अपमानजनक व्यवहार नहीं हुआ था, को तुरंत मरने का मन हुआ। उसने उस आदमी को घूरा, अपने होंठ तब तक काटे जब तक कि उसमें से खून नहीं निकल आया, और चटक लाल खून हुनहुन जिया के हाथ पर लग गया। लेकिन अब वह बेबस थी, बस अपने दिल में अपमान को दबा पा रही थी। उसने शुरू में सोचा था कि इस युवक के आने से उसे भागने में मदद मिलेगी, लेकिन कौन सोच सकता था कि वह एक गुस्सैल आदमी होगा। हालात देखकर उसने पुलिस को नहीं बुलाया, बल्कि हीरो बनना चाहता था। वह कल्पना भी कर सकती थी कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए इस पल वह पूरी तरह से निराश हो गई। हालांकि अगले ही पल वह आदमी अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा और उस पल उसका रूप उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गया। छोटी सी दवा की दुकान में अचानक एक तीखी चीख गूंजी। वू मीजी ने आवाज़ की तरफ देखा, उसकी घबराहट मानो जमी हुई लहर जैसी थी। उसके गुलाबी होंठ खुले हुए थे और उसकी गहरी आंखें अचानक हुए दृश्य को गौर से देख रही थीं, यहाँ तक कि उस हुनहुन को भी भूल गई जो उसे दबा रहा था, बेवजह बदतमीजी कर रहा था। क्या बस इतना ही है? वांग युदाओ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, उसका चेहरा शांत हो गया। उसने दोनों हाथ बढ़ाए और एक एक कलाई पकड़ ली। दोनों हुनहुन, जो पहले उग्र और घमंडी थे, किसी को सबक सिखाने को तैयार थे, अब जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, शरीर छलनी की तरह कांप रहे थे। उनके पास घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं था। पहले दोनों ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए थे, लेकिन इससे पहले कि उनकी मुट्ठियां उसके चेहरे तक, उनकी चौंकी हुई आंखों तक पहुंचती, इस युवक ने बिना हड़बड़ाए अपने हाथ उठाए और उनकी मुट्ठियां पकड़ लीं। ये हरकत 3 अच्छे दोस्तों के मिलने जैसी थी। ये सहज और कुशल था। उनकी मुट्ठियां पकड़े हुए हाथ को हल्का सा दबाकर उसने उन्हें 1 इंच भी आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके तुरंत बाद उनके सामने खड़ा साधारण सा दिखने वाला, औसत कद का और थोड़ा दुबला पतला आदमी अपने हाथ उनकी कलाइयों तक सरका देता है। उसके पहले से पकड़े हुए हाथ अचानक बाघ के दंत जैसे हो जाते हैं और उनकी कलाइयों को कसकर मरोड़ देते हैं। उसके हाथों के थोड़े से बल से ही दोनों पुरुषों के शरीर नीचे झुक जाते हैं और असहनीय दर्द से उनके शरीर बेकाबू होकर कांपने लगते हैं। वू मीजी उस युवक को घूरती रही। उसका दुबला पतला शरीर अब अनजाने में ही लंबा होता जा रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस साधारण से दिखने वाले युवक में इतने प्रभावशाली हुनर होंगे। एक पल में उसका दिल, जो मानो जमीन पर गिर गया था, वापस अपनी जगह पर आ गया। बचाओ, मुझे बचाओ! वह अचानक वास्तविकता में लौट आए और उस पर फिर से चिल्लाए। वांग युदाओ के दिल में एक हल्का सा रोमांच महसूस हुआ। उसके हाथों में इतनी ताकत थी कि वह खुद भी हैरान रह गया। वह मुड़ा और वू मीजी को एक आश्वस्त मुस्कान दी। उसने एक पैर उठाया और एक आदमी के सीने में लात मारी। खड़, हड्डियों के टूटने की एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। एक पल में उस आदमी का शरीर सीधे पास की दीवार से टकरा गया। एक और सहज झटके से उसने अचानक दूसरे आदमी को दूर फेंक दिया। आह की चीख सुनाई दी और फेंके गए आदमी ने अपना हाथ पकड़ लिया। उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की तरह बह रही थीं। मेरा हाथ, ये टूट गया है, ताली बजाते हुए वांग युदाओ ने व्यंग्य किया।
हुनहुन बिंग ने दांत पीस लिए, लेकिन असंतोष प्रकट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वांग युदाओ मुस्कुराया और आखिरकार अपनी नज़र हुनहुन जिया पर पड़ी, जो अभी भी वू मीजी को बंधक बनाए हुए था। उस युवक को देखते हुए हुनहुन जिया अनायास ही कांप उठा और आखिरकार होश में आया। उसके चेहरे पर डर का एक भाव दिखाई दिया और उसने वू मीजी की बाहों पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। तुम यहाँ मत आना। उसकी आवाज़ भी थोड़ी कांप उठी। वांग युदाओ को यह थोड़ा मज़ेदार लगा। अगर हालात न बदले होते तो शायद ये शब्द उसके कहने के होते। वांग युदाओ ने उस आदमी पर एक ठंडी नज़र डाली। वह जानता था कि ये लोग, भले ही बुरे लग रहे हों, ज़्यादा से ज़्यादा हुनहुन का एक झुंड थे, कोई हताश अपराधी नहीं। अगर हत्या करने की बात आती तो उनसे 10 गुना ज़्यादा हिम्मत होने पर भी शायद वे हिम्मत नहीं करते। वह आज नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया था और यह औरत शायद बॉस की बीवी भी हो। अरे, बेहतर होगा कि तुम मेरे बॉस की बीवी को छोड़ दो। मैं गिन रहा हूं कि तुमने उसे कितनी देर तक पकड़ा है। हर मिनट एक मुक्का। तुम उसे 3 मिनट से पकड़े हुए हो और एक भी। छोड़ दो। कोई बेवकूफ़ ही छोड़ेगा। वांग युदाओ की बात पूरी होने से पहले ही हुनहुन जिया ने दांत पीस लिए और तुरंत अपने बाएं हाथ से एक खंजर निकाला, फिर उसे सीधे वू मीजी की कमर पर दबा दिया। अगर तुमने यहाँ आने की हिम्मत की तो मैं उसे चाकू मार दूंगा, हुनहुन जिया ने एक भयावह नज़र से कहा। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, लेकिन फिर वह अचानक मुस्कुराया। तुम कोशिश कर सकते हो। उसने पहले ही देख लिया था कि हालांकि हुनहुन जिया खंजर पकड़े हुए था, उसके पैर हल्के से कांप रहे थे। अगर तुमने बॉस की बीवी को छूने की हिम्मत की तो मैं ये पक्का कर दूंगा कि तुम आज इस दवाखाने से बाहर न निकलो, मानो या न मानो। वांग युदाओ जेबों में हाथ डाले, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए हुनहुन जिया को निश्चिंत भाव से देख रहा था। हुनहुन जिया के माथे से धीरे धीरे पसीना रिसने लगा और खंजर पकड़े हुए हाथ कांपने लगा। सच कहूं तो उसने किसी को मारने की हिम्मत नहीं की, खासकर जब से यह औरत भाई शार्क को चाहिए थी। अगर उसने सचमुच इस औरत को मार दिया तो भाई शार्क शायद उसे भी नहीं छोड़ेंगे। उस समय बाकी जिंदगी जेल में बिताना ही सबसे अच्छा नतीजा होता। हुनहुन जिया एक पल के लिए झिझका, बाएं दाएं देखता रहा, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसने अचानक वो मीजी को घुमाया, फिर एक फुसफुसाहट के साथ उसे अपनी बाहों से दूर धकेल दिया। वह मूर्ख नहीं था, वह इतना अति आत्मविश्वासी भी नहीं था कि स्थिति से अनजान हो जाए। वो मीजी को लगा जैसे कोई जोर उसे दूर धकेल रहा हो और उसका शरीर अनायास ही एक तरफ गिर पड़ा। वो मीजी चिल्लाए, लेकिन मन ही मन उसने राहत की सांस ली। वह आखिरकार बुराई के चंगुल से बच निकली थी। अरे नहीं! वांग युदाओ के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगर वो मीजी ऐसे गिरती तो उसका सिर काउंटर के कोने से टकरा जाता। इस तरह के काउंटर का कोना बहुत सख्त होता है और अगर वो मीजी गिरती और उसका सिर सचमुच उससे टकराता तो परिणाम अकल्पनीय होते। उसने अब हुनहुन जिया पर ध्यान नहीं दिया। वांग युदाओ पलक झपकते ही वो मीजी की ओर दौड़ा, फिर उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे जोर से ऊपर उठा लिया। वो मीजी फिर चिल्लाए। जड़ता के कारण उसकी बाहें सहज ही वांग युदाओ की गर्दन में लिपट गईं। वांग युदाओ नीचे झुके, फिर पीछे मुड़े और उन्होंने हुनहुन जिया को दरवाजे की ओर दौड़ते हुए देखा। वांग युदाओ ने ठंडी सांस ली। वो मीजी को पकड़े हुए वह अचानक उछला, एक ही छलांग में 2 मीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए सीधे हुनहुन जिया के पीछे जा गिरा। हुनहुन जिया ने अपने पीछे हवा का एक झोंका महसूस किया। उसने पीछे मुड़कर देखा और एकदम से बुरी तरह डर गया। अरे, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे भुनाया नहीं। तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। वांग युदाओ बेहद नाराज था। यह आदमी असल में इस औरत को मारने की योजना बना रहा था। अगर वह इतनी जल्दी नहीं करता तो कोई सचमुच मर जाता। उसने अचानक अपना पैर उठाया और हुनहुन के कंधे पर जोर से लात मारी। हुनहुन का शरीर तुरंत जमीन से उठा, फुफकार के साथ बाहर उड़ गया और फिर कोने में गिर पड़ा, आंखें चौड़ी हो गईं और अंततः बेहोश हो गया। कोने में हुनहुन यी और हुनहुन बिंग कांप रहे थे। उनकी आंखें वांग युदाओ को ऐसे घूर रही थीं मानो उन्होंने कोई शैतान देख लिया हो। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये दुबला पतला आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। उस आदमी को बेहोश होते देख वांग युदाओ के दिल का गुस्सा आखिरकार थोड़ा कम हुआ। उसकी बाहों की कोमलता ने उसे थोड़ा विचलित कर दिया और एक सुगंधित सुगंध उसके नथुनों में घुल गई। वांग युदाओ ने हल्की खांसी की, फिर जल्दी से उसे नीचे उतारा। क्या तुम ठीक हो? वांग युदाओ ने हल्की हंसी के साथ पूछा। ऐसा लग रहा था कि उस मालिक की पत्नी सचमुच थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अगर आज उसे यह घटना न झेलनी पड़ती तो परिणाम अकल्पनीय होते।